दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 68 बीपीएससी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको यह एक आइडिया दे देता है कि आने वाले बीपीएससी में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन इस समय डिस्कस करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं। तो इसका आंसर होगा कार्टिलेज। दूसरा क्वेश्चन है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल और कवक। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है, मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अर्ध स्थल के साथ एक कोण पर। यह बैठती है, इसी कारण से इसे अलग किया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन है? तो इसका आंसर होगा लिम्फोसाइट। थोड़ा इसे और डार्क कर लेते हैं, इसका आंसर होगा लिम्फोसाइट। इसी तरीके से पांचवा क्वेश्चन है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मांसपेशी केवल हड्डी के थक्का सॉरी मांसपेशी केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। ये वाला ऑप्शन आपका गलत है और बाकी तीनों ऑप्शन आपका सही है। मांसपेशी जोड़े का काम कर सकती है, सिकोड़ने पर मांसपेशी छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। ये दोनों ऑप्शन आपका सही है। इसी तरीके से छठा क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वो प्रतिबिंब होगा कम चमक वाला एक घोड़ा जो है वह इसका आंसर होगा। आगे है, ध्वनि की तत्क्षणिकता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह ध्वनि की तरंग दैर्घ्य के द्वारा निर्धारित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा फोटोवोल्टिक सेल। बॉल वायरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण को उत्पन्न करने के लिए इसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल करने में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर किस प्रकार सक्षम बनाता है? यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये जो प्रश्न है ये आपका न्यूटन्स लॉ से है। तो ये न्यूटन्स लॉ के संवेग के नियम से है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। और 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो इसका होगा अल्फा किरण। यह एक धनात्मक आवेशित किरण है।
केंद्रामुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो यह वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए यह जिम्मेदार है। अब आगे 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो यह गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में आपका घर्षण बल शामिल होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस पर बैठे यात्री किस ओर झुकेंगे? तो यह बाईं ओर झुकेंगे। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो यह जो है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को भी यह ठीक करता है। अब सॉरी पूरा हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मिट्टी का तेल। अगला क्वेश्चन है, एक धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इस उद्यमी ऑक्साइड को क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है या कौन सा है? तो इसका आंसर होगा Al2O3 और ZnO। ZnO ये सीधे तौर पर NCERT से उठाया गया है। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है? तो इसमें से सभी जो है आपका ग्रीन हाउस गैस है और सभी इसमें से एक से अधिक आपका हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है? तो यह CO2 गैस मुक्त करता है। और नीचे वाले क्वेश्चन में एक आपको HOOCOOH ये दिया गया है और इसको में बताना है कि ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका केमिकल फॉर्मूला है। तो दोस्तों ये जो है ये आपका ऑक्जेलरिक एसिड का फॉर्मूला है। आपको 3 परख नालियां दी गई है, उसमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में से एक अम्लीय विलयन है और दूसरे क्षारीय विलयन है। निम्नलिखित में से इसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा। तो दोस्तों क्षार में जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करने का प्रॉपर्टीज पाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्षार। एसिटिक अम्ल का गंध किसके समान होता है? तो दोस्तों यह सिरका के समान होता है एसिटिक अम्ल का गंध। 23 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म HCl गैस सूक्ष्म लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होता है, इसीलिए लिटमस केवल H3O आयन की उपस्थिति में रंग नहीं बदलता है। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से विषम कौन है। तो दोस्तों इसमें से विषम कोई नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई
हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 26 नंबर है, निम्नलिखित सॉरी किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कोशिका में पानी के मात्रा के कारण जो है वो रंध्र खुलता है और बंद हो जाता है। 27 नंबर है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को अवशोषित कर लेती है। कौन से प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को यह अवशोषित कर लेती है? तो इसका आंसर होगा लाल और नीला। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना और पेड़, यह आपका मेल नहीं खाता है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, यह किसके कारण से पहुंचता है? तो दोस्तों ये आपका वास्तु सर्जन के कारण ये आपका ऊपर तक पानी पहुंच जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वतः प्रतिकृति के योग बनाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। अब दोस्तों ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ को सॉल्व करना थोड़ा इसमें समय लगेगा, तो इसीलिए अभी से छोड़ देते हैं, आगे हम लोग आ जाते हैं। ये भी आपका मैथ का ही है। आगे आपका 41 क्वेश्चन में आ जाता है, 41 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इसमें कह रहा है भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो तीनों कथन है, ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर, ये तीनों आपका सही कथन है। 42 नंबर है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना के संचालन करती है? तो ये आपका जो ब्लॉक स्तरीय निकाय होता है, ये पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो 43 नंबर का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा के रूप में को स्थापित किया गया था। अब आगे देखते हैं 44 नंबर का, निम्नलिखित में से नहीं सॉरी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों यह आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? तो दोस्तों ये सीधे तौर पर एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। सीधे तौर पर उसमें लिखा हुआ है कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण हुआ और उसके बाद आपको 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का और प्रशासनिक शक्तियों का। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका 1, 2 और 4 सही है। इसमें आपका निर्णय लेने की शक्तियां वो दिया गया था पंचायती राज को, और उसके बाद पंचायती राज एक आपका पूर्ण व्यवस्था है, लेकिन वो किसी टाइप का मतलब
जुडिशियरी टाइप का कुछ भी मतलब वो आपका मतलब वो मतलब न्याय नहीं कर सकती है। और ये प्रशासनिक शक्तियाँ भी उसके पास है, जैसे कि उसके पास सरपंच वगैरह है, तो ये प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत आ जाएगा सरपंच, जो आपका जमीनी स्तर पर किसी भी विवाद को सुलझाने के योग्य होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। 48 नंबर है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। अब इसमें से कौन प्रतिनिधित्व में शामिल है? तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य जो हैं वो शामिल होते हैं, नागरिकों के द्वारा जो सीधे चुने जाते हैं वो भी शामिल होते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा उसके प्रतिनिधियों के माध्यम से जो चुने जाते हैं वो भी शामिल होते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो आपका जज होता है, तो उसका निर्वाचन जो होता है वो इसी पद्धति से होता है, और ये अपीलीय अधिकार जो है वो भी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, और आपका फंडामेंटल राइट जो है वो भी आपका सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। तो इसी कारण से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होना आवश्यक है। ये आपका एकदम इजी क्वेश्चन है, ये आपका 21 ईयर्स होना चाहिए। अब आगे आते हैं। 51 नंबर में है, वर्ष 2020 से वर्ष 2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5 शहरी क्षेत्र में किया गया है। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन ही ये आपका गलत है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मतलब ये डिलीट कर दिया गया था जिसमें फाइनल आंसर आया था। तो आगे आते हैं। आगे 53 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में से बढ़कर 2020-22 में कितना हो गया है? तो दोस्तों ये जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये 2015-16 में आपका 1062 था, और ये आपका 2020-22 में ये आपका 1090 हो गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये आपका 2.5। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका ये इकोनॉमी सर्वे से कितना क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो आप इस तरीके से इकोनॉमी सर्वे और बजट को तो अच्छा से देख करके ही जाइए। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो इसमें से दोस्तों एक से अधिक इसका सही होगा, क्योंकि ये आपका तीनों सही लग रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थित है, और भारत में सबसे कम विकास दर में से एक जो 2.5% है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। अब आगे आ जाते हैं। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम 2005 का उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा तीनों जो है आपका SEZ का उद्देश्य है। अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन करना, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना और रोजगार में
रोजगार निर्माण करना, ये इसका उद्देश्य है। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय है। तो दोस्तों इसका भी आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आपका जो है कृषि विपणन के लिए आपका एमएसपी आया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसके बाद फिर आपका पीडीएस आया था, आपका मतलब ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत सभी को चावल गेहूं मिला करते हैं, और बफर स्टॉक का रखरखाव भी इसके अंतर्गत शामिल है। 58 नंबर क्वेश्चन है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा एस राघव समिति के द्वारा ऐसा सुझाव दिया गया था। दोस्तों आगे आते हैं, अब दोनों को मैच करना है कि धूसर क्रांति किस चीज के लिए होता है, और आपका रजत क्रांति, लाल क्रांति और गुलाबी क्रांति किस किस चीज के लिए होता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग आपस में इसे मैच कर लीजिएगा, जैसे ए का 4 होता है और बी का 1, सी का 3 होता है और डी का 2 नंबर आपका लाल आपका टमाटर एवं मांस से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन पर केंद्रित है? तो दोस्तों मानव संसाधन पर केंद्रित इसमें से कोई नहीं है मानव संसाधन पर केंद्रित। अब है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है इसमें सबसे ज्यादा इक्विटी के रूप में एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य है। इस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर अधिनियम प्रणाली की घोषणा की है। तो यह 92-93 में इसकी घोषणा की गई है। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इसमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो इसका आंसर होगा एनएसएसओ, जो आपका गरीबी रेखा के अंतर्गत जो आंकड़े मतलब तैयार किए जाते हैं वो एनएसएसओ के द्वारा किए जाते हैं। भारत का व्यापार संतुलन दिसंबर 2022 के लिए क्या था? तो यह 11.98 था आंसर। अब आगे नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों नमक सत्याग्रह के दौरान, अब यहाँ से दोस्तों अब यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। नमक सत्याग्रह के दौरान नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो दोस्तों इसमें से कोई नहीं, इसमें से किसी टाइप के कर का विकल्प का विरोध करने के लिए नहीं चुना गया था, सिर्फ नमक ही मेन मुद्दा था। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित सरकार जो थी उसने इस्तीफा दे दिया था। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बतख मियां ने जान बचाई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो इसका आंसर होगा स्वामी विद्यानंद
ने अगुवाई की थी। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो दोस्तों ये बंगाल विभाजन के दौरान ही स्वदेशी और बहिष्कार अपनाए गए थे। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज्य का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था और उसका नाम क्या था? तो दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन उसका नाम था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसके अंतर्गत ये सही नहीं है। ऑप्शन ए नंबर, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये आपका कथन सही नहीं है। अब आगे देखते हैं दोस्तों 74 नंबर में है, अब्दुल कलाम आजाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ये होगा अल हिलाल, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। और दोस्तों हिस्ट्री में जो है आपका बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका बुक से रिलेटेड, इसीलिए बुक को अच्छे से पढ़ कर करके जाइएगा। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की? तो दोस्तों इसमें से आपका जो राष्ट्रीयता की भावना के लिए बहुत सारे कारण होते हैं, तो इसमें से आपका एक से अधिक हो जाएगा आंसर इसका, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? तो दोस्तों 1 और 2 ये आपका सही नहीं है। ठीक है, जैसे 1 और 2 में है, आंदोलन में केवल उच्च जातियां और अमीरों ने भाग लिया था, तो ऐसा नहीं है। असहयोग आंदोलन में सभी लोगों ने भाग लिया था। और तीसरा 2 नंबर है, मद्रास में जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था। तो सॉरी, जस्टिस पार्टी द्वारा ऐसा नहीं किया गया था, इसीलिए इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। अब आगे है 77 नंबर, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह जिस किसान नेता का जिक्र है वह है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड रूप में है, लेकिन इसका आंसर होगा बाबा रामचंद्र। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में इसके द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आसान क्वेश्चन है, ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था हरिजन संघ का स्थापना। 79 नंबर है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत में ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो ये जून 1948 तक इसकी घोषणा की गई थी। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो दोस्तों स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने की थी, और ये आगे चल करके बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पद लिए थे। तो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे 81 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि देगा? तो इसका आंसर होगा शेर खान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये दोस्तों धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया।
इसमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों सर जेम्स डेविड क्लिफ्टन जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार समरेमिनिसेंस के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली, यह बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। दिग्गज अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ है? तो दोस्तों इनका जन्म भागलपुर में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते थे? तो दोस्तों ये तीनों में से कोई नहीं कहते थे। कुछ कोई आंसर नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब किया गया था? तो दोस्तों इसका भी आंसर का मेंशन नहीं है, इसको भी आयोग उपयुक्त में से कोई नहीं का आंसर दिया है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील कृत्रिम जलाशय का मरम्मत किसके द्वारा कराया गया है? तो ये दोस्तों रुद्रवर्मन के द्वारा इसका मरम्मत कराया गया था। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल की मूर्तियां हैं? तो दोस्तों ये गुप्त काल की मूर्तियां हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में है, यह में सही मेंशन नहीं किया गया है। सॉरी नहीं, पानीपत का प्रथम युद्ध ये सही है, ये बाबर और इब्राहिम का है। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध ये आपका सही नहीं है। मिटा देते हैं। फिर इसका आंसर जो है ये आपका ऑप्शन सी है, पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध, ये आपका द्वितीय युद्ध ये आपका सही मिलान नहीं है। दिल्ली सल्तनत के दौरान चौधरी या मुकुद्दम पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो दोस्तों ये आपका गांव के सरपंच के लिए इसका उपयोग किया जाता था। 93 नंबर है, तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबर नामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। इसमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की है? तो दोस्तों ये कृष्णदेव राय के द्वारा की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक फॉर्मेल। ऑप्शन नंबर 1 सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक फॉर्मेल्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोग का नेतृत्व किया? तो ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ लाइन है, तो इसलिए इसका आंसर तो नॉर्मल हो जाता है, रेडक्लिफ सिरिल रेडक्लिफ हो जाता है। इसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो ये दोस्तों हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा ये शुरुआत किया गया था।
अब है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किए? तो ये महाराष्ट्र से पवनार महाराष्ट्र से शुरुआत किया गया था। 1918 में मॉन्टेफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए और जिन्होंने गठन किया। अब इसमें से कौन सी संस्था का गठन किया है ये बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो दोस्तों ये आपका सत्ता हस्तांतरण के लिए आपका कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कदीराबाद दरभंगा में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया था। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो दोस्तों शिवहर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। वर्ष 1920-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? तो 100 में 52 यह बिहार का स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये आपका खेलो इंडिया में ऑप्शन सी को शामिल किया गया है, ये आपका साइकिलिंग है। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मिथिला मखाना को GI टैग से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये आपका लंगट सिंह कॉलेज को जोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन ये आपका जोड़ा नहीं गया था, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब अगला है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी से बिहार ने 36 राज्यों में कितना स्कोर किया था? तो दोस्तों ये आपका 25, 23, 24 है, लेकिन इसमें से कोई स्कोर नहीं किया गया था, मतलब इसमें से ये स्कोर नहीं है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो दोस्तों ये आपका बोध गया में किया गया था पहला उद्घाटन, फिर दूसरा उद्घाटन इसका राजगीर में किया गया था। निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की थी? तो दोस्तों ये आपका भारतीय क्रिकेट बोर्ड के द्वारा किया गया था, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शहरीकरण स्तर प्रतिशत में था, जो नीचे दिया गया है, और वह बढ़ करके वर्तमान में कितना प्रतिशत है? तो इसका दोस्तों पहले जो था यह आपका 11.3% था, और अभी जो है वो आपका वर्तमान में बढ़ करके 15.3% शहरीकरण है। अब आगे दोस्तों निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है।
गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को किस देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? तो ये 576 भाषाओं के इसमें शामिल है। 576 भाषा इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो दोस्तों ये आपका पारीक समिति थी, किरीट पारीक समिति के द्वारा ऐसा किया गया था, इसीलिए यह इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? तो दोस्तों इसमें आपका नहीं किया गया, पूछा गया है। यदि किया गया रहता तो इसमें आपका मतलब सूरत था, तो इसमें आपका सूरत था, नेवी मुंबई था और आपका भोपाल भी था, इंदौर भी था। तो इसीलिए नहीं है, तो इसीलिए इसका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनीपोली हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में है, ईटानगर इसका आंसर हो जाएगा। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हिमालयी याक, हिमायली। सॉरी दोस्तों, उच्चारण में समस्या हो रहा है, लेकिन इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? दोस्तों ये श्रीनगर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का फ्लोटिंग एक शिविर स्थापित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस शहर में IIT के परम कामरूप सुपर कंप्यूटर की सुविधा का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये आपका गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों सुखना झील, चंडीगढ़ इसका आंसर होगा, यहीं पर आयोजित किया गया था। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। अब इसका अगला है 121 नंबर है क्वेश्चन। चीन के तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतरिम मॉड्यूल का नाम बताइए? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मेगटियन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फटा है? तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर मीना लोआ है। इसमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 में बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? दोस्तों ये सेहान करुणा तिलक, ये आपका श्रीलंका से हैं, इसे सम्मानित किया गया। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो ये इसका है अंतरिक्ष और निरंतरता, ऑप्शन ए नंबर। निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है? तो दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा लॉयस
लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। आंसर होगा कोलिनिस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा डी मैरिसेस। निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। एक 128 नंबर है। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए GI टैग का आवेदन किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जापान। दोस्तों ये सब आपका करंट अफेयर से है। तो दोस्तों करंट अफेयर उतना तो अब इस साल ये आने का पॉसिबिलिटी थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, तो इसीलिए अब इसे कुछ छोड़ देंगे। हाँ 131 से आ जाइए, ये आपका बिहार से रिलेटेड है। तो इसमें है भारत में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम 0 से मिलती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 132 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार के अंतिम रेलवे स्टेशन के रूप में है? तो दोस्तों ये हो जाएगा अम्मापाली रेलवे स्टेशन। बिहार में खनिज उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है। रोहतास में पैराराइट का सबसे ज्यादा भंडार है। चूना पत्थर कैमूर मुंगेर रोहतास में पाया जाता है। जमुई में सोने का भंडार पाया जाता है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा यह आपका उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बनती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मोहाना और लीलाजन नदी। 135 नंबर है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना हुई? तो ये दोस्तों ठाकुरगंज में पहली बार चाय बागान की स्थापना हुई। 136 नंबर है। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या के अनुसार सही क्रम है? तो दोस्तों जनसंख्या में आरोही बोल रहा है, तो आरोही का मतलब हुआ सबसे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे कर करके। तो इसका आंसर होगा आपका बी, सिवान का कम, फिर किशनगंज ज्यादा, फिर मधेपुरा ज्यादा। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका आपका अनाज आधारित उद्योग। लद्दाख में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी को जोड़ती है? तो यह काबुल नदी है। काबुल नदी जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सुपरिचालित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया था। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो ये आपका सत्य कथन है। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। 142 में है आर्कटिक क्षेत्र और आर्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो दोस्तों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये आपका म्यांमार से सीमा टच करती है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? तो दोस्तों ये मन्नार की खाड़ी है। कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये CWG जो है ये आपका पाया जाता है। अब भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो दोस्तों ये 12 समुद्री मील यानी 21.9 किलोमीटर तक फैली हुई है। 147 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से अधिक, क्योंकि जैसे आपका महानदी भी घाटी हुई है और दामोदर भी है, ये दोनों जगह कोयला पाया जाता है, तो इसलिए एक से अधिक इसमें का आंसर हो जाएगा। 148 नंबर है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश चीनी में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादन के रूप में उभरा है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक से अधिक। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो दोस्तों लघु तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा वातावरण गर्म होता है। तो दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।